बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज आगाज़ एक बार फिर से कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक सहाने से। कराची का तारीखी गुल प्लाजा जिसमें पेश आने वाले दिलखराश आतिज़दगी के साने ने पूरे मुल्क को नाज़रीन इस वक्त सोगवार कर दिया है। और इस अंधोनाक वाक़े पर जहां अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, वहीं शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात ने भी गहरे दुख, अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती किया है। जी हाँ, नामवर अदाकार हैं नुमान एजाज, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर की है और गहरे गम और रंज का इजहार किया है। उसके साथ ही लिखा कि ये वाक़या पूरी कौम के लिए शौक़ का बायस है। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों के लिए सब्र और नुकसानात के अजाले की दुआ भी की है। इसी तरह से दीगर सेलिब्रिटीज़ हैं। अदाकारा सजल अली हैं, जिन्होंने कहा कि मैं इस सानहे पर दिल शिकस्ता हूँ और उनकी दुआएं तमाम मुतासिर अफराद के साथ हैं। फिर अदाकारा अलीज़े शाह हैं, जिन्होंने अफसोसनाक हादसे पर शदीद दुख जाहिर करते हुए जहाँ बहक अफराद को हिराज अकीदत पेश किया है और इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, नाकाबिल यकीन करार दिया है इसको। इसी तरह से दीगर बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जहाँ बाग होने वालों जो लोग हैं उनकी मग़फ़रत के लिए, उनके अहले खाना के लिए सब्र और हौसले, और ज़ख्मी हैं जो लापता अफराद हैं उनकी जल्द और महफूज बाजियाबी के लिए दुआगो हैं। और हर आँख अश्कबार है, हर दिल इस वक्त सोगवार है, क्योंकि ये सानहा छोटा सानहा नहीं है। और हर बार हम देखते हैं कि शहर कायद के अंदर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन हुकूमत के जो करने वाले काम हैं वो नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। और कराची वाले मुस्तहकम रहने का वक्त है, आजमाइश की घड़ी है। सवालात होंगे, उसके जवाब भी हुकूमत वक्त को देने होंगे, ज़िम्मेदारान को, महकमों को, उनके करता धरता जो लोग हैं उन्हें देने होंगे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है। और अदाकार अली अब्बास ने भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने भी वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए लिखा कि सानहे ने शहर की मौजूदा सूरत हाल को बेनकाब कर दिया है। और यही तो हम अलमिया है जिसकी निशानदही अरसा दराज से कर रहे हैं कि आखिर इस शहर को क्यों लावारिस छोड़ दिया गया है। पहले रोना होता था कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, अब तो हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की, मेयर भी पीपल्स पार्टी का, 18 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत पूरे सूबे पर। लेकिन इसके बावजूद मसाइल हैं जो कि तू हैं, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। और हर बार नया रोना, नए उज़र पेश किए जाते हैं, नए वादे यकीन दहानियाँ होती हैं। एक साल के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे नाजरीन, 1700 से ज़ायद आतिज़दगी के वाक़यात पेश हुए हैं, जिसमें सैकड़ों कीमती जानें चली गई हैं। लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी कोई लेता नहीं है। और अगर कोई ज़िम्मेदारी ले ले तो फिर उसके ऊपर तनकीद होती है कि उसने हक तलफ़ी कर दी है, उसने ज़्यादती कर दी है, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो आखिर ये खींचातानी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कौन ओन करेगा इस शहर को, ये सवाल है हमारा। बिल्कुल जी। और अगर ये कहा जाए कि शहर कायद मसाइल की अमाजगाह है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना बड़ा शहर है मसाइल उतने ही ज़्यादा हैं, अवाम की दुहाइयाँ हैं। और हम देख रहे हैं कि वो गलत दुहाइयाँ नहीं दे रहे हैं, वो हुकूमती नुमाइंदों को राह ठहराते हैं अपने प्यारों की जानों के ज़िया की, तो ये गलत नहीं है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज हमारी अपने प्रोग्राम के लिए सबसे पहली स्टोरी भी यही है। गुल प्लाजा कहलाने वाली ये इमारत राख का ढेर बन गई है। खुशियों का मरकज़ मौत बांटता रहा, लेकिन किसी नुमाइंदे के या किसी हुकूमती सरपरस्त के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिर क्यों ये इतना लंबा वक्त तक इंतज़ार करते रहे जो अंदर फंसे हुए लोग थे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल। और फिर आपको बताएंगे कि तैयारी कर लें, कहाँ बादल बरसने और कहाँ बर्फबारी का इम्कान है, इस पर बात होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया है और इस हवाले से तफसील से महकमा मौसमियात और मुख्तलिफ महकमों के आपस में कोऑर्डिनेशन से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, स्कॉटलैंड को शिकस्त, पाकिस्तान ने जीत का खाता खोल दिया। तो मोराल बहुत हाई है। देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होता है, सीरीज किसके नाम रहती है, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी हाँ। और आज ही के प्रोग्राम में बात होगी कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। क्या आईफोन भी हैक हो सकता है, क्योंकि उसे सबसे महफूज तस्वुर किया जाता है। क्या गलतियाँ हम करते हैं, किन चीज़ों की एहतियात करनी है जिससे आपकी प्राइवेसी भी ब्रीच ना हो और उसकी वायलेशन ना हो, उसे कोई और हैक ना कर सके। इंडिकेशंस क्या हैं, अलामात क्या हैं और एहतियात क्या है, इस पर तफसील से बात होगी। उसके बाद बात करेंगे मौसम सरमा में वज़न कंट्रोल और कम कैसे करें। 3 माह में 20 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है, कौन सी खुराक लेनी चाहिए, कौन सी एहतियात करनी चाहिए और एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, इस सब पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं गुल प्लाजा हादसे के ऊपर। गुल प्लाजा में तवील तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग के खौफनाक शोले
बहुत सारी जिंदगियां निकल गए, 26 अफराद ताहाल लापता बताए जाते हैं, बल्कि 26 अफराद की जिंदगियां निकली गई, 82 अफराद ऐसे हैं जो ताहाल लापता हैं। और हैवी मशीनरी है वहाँ पर मौजूद, मलबा हटाया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग कोलैप कर गई, आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी थी और बहुत सारे लोग मलबे तले दब गए। इस वक्त भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी, रजब अली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। रजब अली, क्या अब भी कूलिंग का अमल जारी है? कितने लोग अब भी लापता हैं, मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही हो? देखिए, वाक़े को जो 36 घंटे गुजरने के बाद आग पर काबू पा लिया गया था और अभी भी जो है वो कूलिंग के साथ साथ रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जैसा कि हमारे नाजरीन को हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन जैन अली, कि ये कूलिंग का अमल भी जो है वो शुरू हुए 24 घंटे गुजर गए, लेकिन अब भी जो सूरत हाल है, चूँकि कल जो चीफ फायर अफसर ने बताया था, चूँकि बिल्डिंग का बेशतर हिस्सा तकरीबन 40% हिस्सा जो है बिल्डिंग का वो कोलैप्स कर चुका है, वो ज़मीनबोद हो चुका है। वो जहाँ पर जो मलबा दबा हुआ है, वहाँ से जब उसे जो मलबा हटाया जाता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो कहीं कोई चिंगारी है तो वो दोबारा से शोला बन जाती है। देखा जा सकता है कि अभी भी मुख्तलिफ मुकामात से धुआं उठ रहा है, जहाँ पर जो है वो मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि वक्तन फ़वक्तन जहाँ से अगर शोला निकल रहा है तो वहाँ पर फायर टेंडर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब आज जो बड़ी अहम जो इसमें पेशरफ्त होगी, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है जावेद नबी खोसो, उनका कहना था कि आज कोशिश की जाएगी कि सर्चिंग का अमल जो है वो तेज़ी के साथ शुरू किया जा सके। बिल्डिंग का चूँकि 60% हिस्सा जो सही सालिम मौजूद है, वहाँ से जो है वो कोशिश की जाएगी स्नार्कल्स और दीगर चीज़ों के जरिए जो है वो रेस्क्यू के एहलकारों को अंदर दाखिल करके। ये बताइएगा कि अभी तक जैसे आप भी कह रहे हैं सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा, आज की जो अपडेट है वो यही है, और अब तक सर्चिंग का अमल क्यों नहीं शुरू किया जा सका? हो सकता है कि कोई अंदर जिंदा लोग मौजूद हों और उन्हें बरवक्त ना अगर इमदाद पहुंच पाए तो वो जान की बाजी हार जाएं, तो ये ताखीर का अमल क्यों है सर्चिंग के लिए? देखिए, ताख़ीर का अमल सर्चिंग का अमल ताख़ीर से तो नहीं कहा जा सकता, चूँकि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने के बाद ही, जैसा कि हमारे सामने जो है वो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मलबा हटाने का काम जो शुरू किया था, मलबा हटाने के साथ साथ उसके अंदर मलबे के अंदर भी जो सर्चिंग की जाए। कल जो लाशें निकली थी वो मलबा हटाने के दौरान ही तमाम तर लाशें निकली थी, और अब तक जो तस्दीक शुदा लाशें, चूँकि कल तो जो तादाद जो है वो 26 तक पहुँच गई थी, उसमें हुआ ये था कि कुछ लाशें जो है वो टुकड़ों में जो सोख्ता लाशें जो टुकड़ों में मिली थी, तो फिगर जो है वो ज़्यादा बताया जा रहा था, टोल डेथ। लेकिन जो पुलिस सर्जन कराची से हमारी बात हुई है डॉक्टर सुमैया की, उन्होंने इस हवाले से तस्दीक की है और डिप्टी कमिश्नर ने भी उनके बिहाफ पे तस्दीक की है कि मजमूई तौर पर अब तक 20 लाशें जो है निकाली जा चुकी हैं, जबकि जो लापता अफराद की जो फहरिस्त है वो भी 83 अफराद तक पहुँच गई थी, लेकिन उसमें भी जो बताया जा रहा है कि कुछ नाम जो है वो डबल हो चुके हैं, यानी 75 अफराद मजमूई तौर पर अब तक शनाख्त के लिए रजब क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है? लवाहिकीन कहाँ पे किससे राब्ता कर रहे हैं? कोई लिस्ट आवेज़ा की गई हैं? किन किन अस्पतालों में राब्ता किया जा सकता है? क्या लवाहिकीन अपना DNA टेस्ट देंगे, उसके साथ क्रॉस मैच किया जाएगा जो मस्क शुदा लाशें हैं उसके साथ, और कितने वक्त पर मुहित होगा ये प्रोसेस? इसमें कितना वक्त लगेगा? जी, ऐसे ही है कि जो है वो मुख्तलिफ ज़राए जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। DNA तो कंपलसरी करार दे दिया गया, जो नाकाबिल शनाख्त जो लाशें निकल रही है उनके DNA सैंपल तो लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही है, जैसे डेड बॉडी के साथ कोई उसने जेवर पहना हुआ था, कोई अंगूठी पहनी हुई थी, कोई घड़ी थी उसके हाथ में, या कोई ऐसी कोई निशानी, कोई कपड़े की निशानी या कोई ऐसी चीज़ जो बाकी है सोख्ता लाश पे, तो उसके ज़रिए भी शनाख्त की जा रही है। लेकिन DNA सैंपल्स जो है वो कंपलसरी है। जितने भी लोग जो लवाहिकीन आ रहे हैं उनके जो है वो खून के नमूने और दीगर तफसीलात DNA के लिए हासिल की जा रही हैं, जबकि जो डेड बॉडीज़, जैसे कि कल भी जो डेड बॉडीज़ जो यहाँ से निकाली गई थी, जो सोख्ता लाशें निकाली गई थी, वो यहाँ से सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने जो है वो भेजी जा रही है, जहाँ पर मेडिको लीगल सेक्शन के जो वहाँ पर मेडिको लीगल सेक्शन में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। वहाँ पर वो तमाम तर जो है जो उनके अच्छा, वजूहात और तहकीकात का सिलसिला कहाँ तक बढ़ाया गया है? वो किस कदर मौसर अंदाज में जारी है? क्योंकि शुरू में इतलात आई कि इमदादी काम, रेस्क्यू का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, क्योंकि आसपास जो तमाम एक अहम कारोबारी मरकज़ है, ये हब है, तो CCTV फुटेजेस, उसके ऊपर टाइमिंग भी मौसूल होगी, सारा कुछ देखा जा सकता है, तो वो फुटेजेस ली जा रही हैं। और एग्जैक्टली रजब, अभी तो काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, यकीनी तौर पर पहला प्रोसेस तो यही था कि आग को बुझाया जाए। कूलिंग का अमल भी आप बता रहे हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा से जारी है, लेकिन असल वजह आग लगी कहाँ से? ये कहा जा रहा था कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स की कोई शॉप थी, लेकिन वहाँ पर भी क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी की कोई गफलत
गलत थी, किसी ने सिगरेट बुझा के गलती से वहां पर फेंक दी। असल मुद्दा था क्या? आग लगने की वजूहात मालूम हो सकी क्या? देखिए, जो मामले की तहकीकात है वो अभी बिल्कुल इब्तदाई मराइल में। अभी तो वो सिलसिला चल रहा है कि जो वहाँ पर दुकानदार, जो लोग महफूज तरीके से जो बाहर निकलने में कामयाब हो गए, उनके बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। जो बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप थी, वहाँ पर शिट्स के जरिए जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और आसपास उसके जो दुकानें थी, जो कपड़े की दुकानें थी, परफ्यूम्स की दुकानें थी या कॉस्मेटिक्स की दुकानें थी, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो केमिकल्स हैं, जो बिल्कुल जो है वो आग पकड़ने वाली चीज़ें हैं। उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ आग पकड़ी और एक बड़ी अहम बात है जिसे शायद या तो जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, वक्त का एक बड़ा जो है अहम मामला है कि जो 10 बजे और 10:15 के दरमियान जो आग लगने का जो वक्त है, वो वक्त बाजार के बंद होने का भी वक्त है। तो जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, जो 13 एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, काफ़ी बड़ी तादाद है एंट्री एग्जिट पॉइंट की, लेकिन बेशतर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो उस वक्त बंद हो चुके थे। चंद एक दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन आग लगने के बाद जैसे ही जो है वो उसका मेन फीडर जो है वो ट्रिप कर दिया गया या बंद कर दिया गया, बिजली मुनक़ता हो गई, अंदर लोग अंधेरे में, बंदे को बंदा नजर नहीं आ रहा था, अंदर भगदड़ मच गई, धुआं भरा हुआ था इसकी। और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो कम से कम 2-3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो खुले हुए थे। वहाँ से लोगों को निकलने में परेशानी हुई, जैसा कि 2-3 दिन से हम जो बता रहे हैं अपने नाज़रीन को। कुछ लोग जो है वो ऊपर से छलांग लगा कर भी आए, दूसरी इमारतों के जरिए भी आए। कुछ लोग जो एंट्री एग्जिट पॉइंट जो बंद हो चुके थे वो जालियाँ तोड़ के बाहर निकले। तो ऐसी सूरत हाल थी जो उस वक्त पेश आई कि उस वक्त काफ़ी सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अच्छा, फायर ब्रिगेड की ताख़ीर से जो पहुंचने की बात है, उस इम्कान को चीफ फायर अफसर ने जो है वो रद्द कर दिया। उनके पास चूँकि तमाम तर रिकॉर्ड मुरतब हो रहा होता है, उनका कहना था कि 10:26 पे जो कॉल मौसूल हुई थी और 7 से 8 मिनट ठीक है रजब अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ऑन टाइम पहुंचा, ये मौक़िफ़ भी उन्होंने झुटला दिया है। अच्छा, हमारे साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं, KMC नायब अमीर जमात इस्लामी भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। सैफुद्दीन साहब, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी रूमर्स आ रहे हैं या बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि जी फायर जो एमरजेंसी एग्जिट थे वो थे ही नहीं बिल्डिंग के अंदर, और जो एग्जिट या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे वो उस वक्त बंद कर दिए गए या फिर लाइट को शट डाउन कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात अमूमन देखने को मिलते हैं और फिर गफलत भी पाई जाती है। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर हो गई, जो एमरजेंसी एग्जिट ना बनाने की वजह से हो गई, फिर फाइटिंग के लिए कोई वहाँ पर सामान या आलात भी मौजूद नहीं थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा प्लाजा और इतनी बड़ी गफलत, ये कब तक इस तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे और इसी तरह से लोग जाने गंवाते रहेंगे कराची शहर के अंदर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस शहर में करप्शन का बाजार गर्म हो, कोई इदारा अपना काम ना कर रहा हो, हर इदारा एक माफिया बन गया हो और हर इदारे का काम ये रह गया हो कि वो लोगों से पैसे बटोरे। अब ये इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कराची की हमारी है, ये आज से नहीं है, ये एक तवील अरसे से इनका यही काम है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, पैसे लेते हैं, जायज़ काम लोगों को करने देते, लेकिन नाजायज़ काम करने के पैसे ले लेते हैं और करते रहते हैं। अभी जो कह रहे हैं ना कि 179 शॉप इजाफी बन गई थी और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से घड़ी घड़ी ये टीवी पे खबर भी चल रही है, तो कोई ये बात बताए ना कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये खबर तो चला रही है, तो कैसे बन गई थी और कैसे नहीं रोका और कैसे इतनी बड़ी गफलत हुई। फिर दूसरी चीज ये है कि मेयर साहब कहते हैं कि फायर ऑडिट हो गया था 2024 के अंदर, और उस वक्त जो है पता नहीं कितनी 100 बिल्डिंग्स का हमने बताया था कि इसके अंदर बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। उसके बाद जब फायर ऑडिट हो चुका था और ये पता लग चुका था कि लोगों के इमरजेंसी एग्जिट बंद हुए हुए हैं, लोगों के फायर फाइटिंग का कोई निजाम नहीं है, उसके बाद भी खामोश रहना 2 साल तक, उसके बाद भी मामला को इस तरह चलाते रहना, देखिए बहुत बड़ी मुजरिमाना गलत है। और इस तरह ये मसला है कि पहले भी बिल्डिंग्स के अंदर आग लगी, पहले RG प्लाजा के अंदर आग लगी थी, पहले कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी थी, बोल्टन मार्केट में आग लगी थी, हजारों शॉप इन जगहों पर जल गई थी, मुसलसल ये वाकया चल रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ एक साल की अगर बात की जाए सैफुद्दीन साहब, तो 1700 से ज्यादा आग लगने के वाकयात, उसमें सैकड़ों कीमती जाने जा चुकी हैं। लेकिन वजीर आला सिंध ये कहते हैं कि गफलत हुई है, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, इदारों को भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। तो वो किन इदारों की बात कर रहे हैं और क्या वो इदारे CM सिंध के अंडर नहीं आते? फिर वो दबाव की बात करते हैं, कभी ताजिर बरादरी दबाव डालती है, कभी इत्तेहादी या कभी दीगर स्टेक होल्डर्स या बासर इदारे जिनकी मलकियत होती है वो दबाव डालते हैं। तो ये क्या इतने ज़्यादा बासर लोग हैं
कि इन सारे एसओपीज़ पर या जो कवानीन बने हुए हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं होने देते, तो फिर मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए तमाम जिम्मेदारान को। तो देखिए, बड़ी मज़ाक़-खेज़ बात है कि वज़ीर आला सिंध ये कहें कि इदारे काम नहीं करते। इदारे किसका नाम है? इदारे तो इनके मातहत है ना। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इनके मातहत है। फायर ब्रिगेड मातहत है। सिविल डिफेंस है, इनके मातहत है। ये इदारे अगर काम नहीं करते तो फिर ये क्या कर रहे हैं? फिर हुकूमत किस बला का नाम? हुकूमत खाली मजे लेने का नाम है। हुकूमत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का नाम है। हुकूमत इसका नाम है कि आप शानदार कमरों में बैठिए, मीटिंगें कीजिए, उसके बाद घर चले जाइए। है, इससे पहले भी देखिए, जो बच्चा, एक आपको याद होगा अभी 2 महीने पहले एक नाले में बह गया था, उस पर भी जब मुर्तज़ा वहाब साहब के खिलाफ जब एक मुहिम चली तो उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ और जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। लेकिन जिम्मेदारी कबूल करना इसका नाम नहीं है। लोगों की जाने जाना मामूली बात नहीं है। इसके बाद आप सिर्फ ये कहें जी कबूल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब जिम्मेदारान को कटहरे में लाना पड़ेगा। और क्या इस्तीफा आएगा ये भी जानेंगे हम। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे मैडम आपको। सैयदा साहिबा, आप इसे जानेंगे क्या अब वज़ीर आला सिंध इस्तीफा देंगे? जिम्मेदारान कौन हैं? क्या उनको भी कटहरे में लाया जाएगा? और जिन इदारों की वो बात करते हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इदारे भी जिम्मेदारी कबूल करें। और इस वक्त सैफुद्दीन साहब कहते हैं कि इदारे भी तो इन्हीं के मातहत हैं, तो फिर उनसे जवाब तलबी कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं समझती हूँ इस वक्त अगर हम ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करेंगे तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और इस वक्त चाहे वो सिंध हुकूमत हो या पाक बहरिया हो या नेवी हो या रेंजर्स हो, जितने भी दीगर इदारे हैं, उन सब की जो अप्रोच है वो यही है कि वहाँ पर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल किया जाए। लोगों को खैर खैरियत से, जहाँ ज़िंदगी की उम्मीद मौजूद है, लोगों को खैर खैरियत से बाहर निकाला जाए। और उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है, जो तश्कील दी गई है, जिसमें ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे वज़रा भी हैं और जिसमें दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, वो कमेटी इन्वेस्टिगेट करके ये डिसाइड करेगी कि कौन जिम्मेदार था। आया कि ये किसी की नेग्लिजेंस हुई है या किसी की कोई इस तरह की जानबूझ के कोई चीज़ हुई है, उसमें ये डिसाइड होगा। मैं समझती हूँ बर वक्त कोई भी ऐसी चीज़ कहना, कि वो भी इस वक्त जब हमें ज़िंदगी के शवाहिद मिल रहे हैं, हमें ये यकीन है कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं और खैर खैरियत से हैं और रेस्क्यू का एक बहुत बड़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं अकरबा साहिबा। आप ये बता रही हैं कि अब भी इम्कानात हैं, उम्मीद है कि लोग वहाँ पर जिंदा हालत में फंसे हुए हों। कितने लोग अब भी मिसिंग हैं? और अगर आप ताज़ा आदाद शुमार बता सकें, कितनी कंफर्मेशन हो चुकी है डेथ्स की, और साथ में जो इस वक्त तबाही हो गई है, अब यकीनी तौर पे इब्तिदाई काम तो यही है रेस्क्यू के अमल को मुकम्मल किया जाए, फिर उस तरह से किस तरह से ये जो सारा एक इमारत भी तबाह हो चुकी, मुतबादिल जगह दी जाएगी। लवाहिकीन के लिए तो 1 करोड़ की अनाउंसमेंट होगी, ताजिरों के लिए किस तरह से उनको उनके साथ हाथ बटाया जाएगा उनके नुकसानात का अजाला करने के लिए? देखिए, इस वक्त वहाँ पर हमें 18 घंटे पहले लास्ट कॉल मौसूल हुई और जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर हमारे 2 फायर फाइटर्स रैपिड रिस्पॉन्स करते हुए अंदर घुसे, पर अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर मलबा गिरा क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर हो चुकी है और कोई भी इस तरह की मशीनरी को अंदर ले जाना इस वक्त जानों का नुकसान हो सकता है, मज़ीद जानों का नुकसान। तो वो आपने देखा कि फायर फाइटर्स जो है ज़ख्मी हुए, उन्हें फिर निकाला गया। लेकिन बिल्कुल हमें उम्मीद है जब तक देखें उनके जो लोग लावाकीन वहाँ मौजूद हैं वो अपने प्यारों को ज़िंदा या उनकी डेड बॉडीज़ को देख ना लें। इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद रहती है कि हम अपने प्यारों को खैर खैरियत से देखें। देखिए, सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, जो शहीद हुए हैं फैमिली जिनके मेंबर्स, उनके लिए 1 करोड़ रुपए है। और वो भी देखें, मैं समझती हूँ कि 1 करोड़ की रकम जो है उनकी जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसको पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन कम से कम नहीं कर सकती। बिल्कुल। अकरबा साहिबा साथ ही रहिएगा। सैफुद्दीन साहब, अकरबा साहिबा कहती हैं, तर्जुमान से हुकूमत भी हैं, वो कहती हैं कि इस वक्त ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस वक्त हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालना है, अगर वो जिंदा हालत में हैं तब भी और अगर वो जान की बाजी हार चुके हैं तब भी, और उसके बाद जो है वो कंपनसेट भी किया जाएगा और वो उनको अजाला भी उनके नुकसानों का किया जाएगा, फिर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इंक्वायरी भी होगी। आप समझते हैं कि ये ब्लेम गेम है? क्योंकि इस वक्त सारे लोग ये जानना चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान ये
जानना चाहता है कि आखिर जिम्मेदारान कौन है। अपनी जानों का नुकसान, अपने प्यारों की जानों के ज़िया के बाद इस वक्त तकलीफ दे बात उनके लिए सबसे ज़्यादा यही है कि वो लोग कहीं बच ना जाएं जो इसके जिम्मेदारान हैं। तो आप समझते हैं कि ये ब्लेम गेम है या क्या कहना चाहेंगे इनकी गुफ्तगू पे? देखिए, ये इन लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है कि एक बड़ा सानिया हो जाता है, इनकी गफलत से होता है, इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से होता है, ये काम नहीं कर सकते, इनकी नाअहली की वजह से होता है। इसके बाद ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी पॉलिटिक्स ना करें। देखिए, ब्लेम गेम, ये ब्लेम गेम नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पूरी कौम का मुतालबा है कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। और ये पूरी कौम का मुतालबा है कि इस्तीफा देना चाहिए जब आपसे इदारे नहीं चल रहे, आपसे शहर नहीं चल रहा, आपसे सूबा नहीं चल रहा। पूरी आंखों के सामने है, 17 साल हो गए, आप कोई निजाम नहीं बना सके, आप सड़कें नहीं बना सके, आप कचरा तक नहीं उठा सकते, आप गटर का ढकना नहीं लगा सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए उसको आप पूरा नहीं कर सकते, लोगों को पानी नहीं पहुंचा सकते, सीवरेज का निजाम नहीं बना सकते। पूरा शहर ये बात दिख रहा है, पूरा मुल्क ये बात दिख रहा है। उसके बाद लोग मतलब खामोश रहे। लोग कहें भाई ये सारे सवालात बहुत ही तल्ख हैं। शायद ये टाइमिंग भी दुरुस्त ना हो, लेकिन चलें, हफ्ते बाद सवाल तो वहीं के वहीं है और मसाइल भी जूं के तूं हैं, बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो रहा है। और ये बात सबसे ज़्यादा उस वक्त तकलीफ दे साबित होती है जब हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी 18 साल से इस सूबे के ऊपर ना सिर्फ हुक्मरानी कर रही है बल्कि कराची के ऊपर कहा जाता है। देखिए जी, इख्तियारात का जो तनाज़ा है उस वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो अब तो मेयर भी आपके हैं अकबर साहिबा, फिर क्या रुकावट है? वो कौन से इदारे हैं जो सीएम साहब के कंट्रोल में नहीं और वो कहते हैं कि मैंने तो जिम्मेदारी कबूल कर ली, अब इदारों को भी कबूल करनी होगी? तो क्या वो इदारे ज़्यादा बाइख्तियार हैं सीएम साहब से? देखें, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि मेरे भाई इस तरह की इस वक़्त बात कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा गम का माहौल है और गम की फ़िज़ा है। अगर मैं बात करूँ तो मैं नहीं समझ रही थी कि ये बात करने की ज़रूरत है, लेकिन बात करने की ज़रूरत है क्योंकि देखें, अगर बात की जाए कि सिंध पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कराची में पिछले 35 से 40 साल से किसकी हुकूमत थी? किसके 14-14 एमएनए कराची से रहे? किसके मेयर कराची में 15-15, 20-20 साल से काबिज़ रहे और इख्तियारात का रोना रोते रहे? और आज उसी इख्तियारात से, आज उसी बजट से कराची में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कराची की हर में डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं तो देखिए, बदकिस्मती से कराची के साथ तो इतना ज़ुल्म हुआ, चाहे वो लसानियत का नाम इस्तेमाल करके हुआ, चाहे वो किसी अनफॉर्चुनेटली एंटी स्टेट के उस पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन कराची ने हमेशा से जो है लोगों का साथ दिया है और इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके अगर आज फेडरल भी चल रहा है तो वो कराची की बदौलत ही चल रहा है। कराची वो शहर है जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके फेडरल को देता है, लेकिन बदकिस्मती से ना तो हमें फेडरल की तरफ से कोई ताउन मिलता है। और इस वक्त जो टाउन्स हमारे 9 टाउन्स देखें, पिछली जितनी भी हुकूमतें सिंध गवर्नमेंट की गुजरी उसमें कराची हमारे पास नहीं था। और मैं समझती हूँ हमें इस हायरार्की को समझने की जरूरत है कि ये जो हायरार्की होती कोई भी किसी की जुडिक्शन में नहीं। जाते जाते ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली दफा बिल्डिंग में आग लगी तो एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स नाकिस हालत में मौजूद हैं, उन्हें खाली करवा लेना चाहिए या उनमें किसी भी किस्म का कोई हादसा, कोई ट्रेजेडी पेश आ सकती है, कोलैप कर सकती हैं। क्या उनके अंदर इस बिल्डिंग का भी नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद था? और अगर था तो फिर इसको पहले इसका सदेबाब क्यों नहीं किया गया या इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया? हमने देखा कि एहतजाज भी हुआ था लास्ट ईयर भी, बहुत सारी बिल्डिंग्स को खाली करवाने की जब बात हुई तो वहाँ के जो रहने वाले मकीन थे उनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा था, ताजरों की जानिब से भी एहतजाज किया जाता है। तो क्या ये बिल्डिंग भी उस लिस्ट में शामिल थी? और अगर थी तो फिर तो जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। देखें, बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इस वक्त हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि बीइंग एक शहरी, ये हमारी कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आपको ये लेटर मौसूल होते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये रहने के काबिल नहीं है या फिर इस बिल्डिंग में जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को जो है सील किया जा रहा है या बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, और ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिसने आज इतना बड़ा गुल प्लाजा का सानिया बना दिया। अगर वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट होता, सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते, तो शायद मैं समझती हूँ कि कोशिश की जाती कि ये इतना बड़ा सानिया ना हो। अनफॉर्चुनेटली
लेकिन हम जो कि हमारी कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इसी वजह से सिंध हुकूमत की तरफ से एक कमेटी जी। तश्कील दी गई है, जिसमें इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें ये मालूम किया जाएगा कि ये किसकी नेग्लिजेंस थी, किस वजूहात क्या थी, इदारे की, किस जिम्मेदार कौन शख्स है, और की। हम उम्मीद करते हैं कि उस पर अमल दरामद भी हो, उन्हें करार वाकई सजा भी दी जाए, इसे टेस्ट केस बनाया जाए, आगे आने वाले वक्तों में ऐसा कोई सानिया पेश ना आए। सैयदा अकरबा फातिमा साहब हमारे साथ थी, सैयद सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे रजब के समय सूरत हाल से आगाह किया। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी सानहे के बाद जो इकदाम किए जाते हैं, अगर वो पहले कर लिए जाएँ तो इस तरह के सानहात से बचा जा सकता है। 26 कीमती जानें जा चुकी हैं, 50 से ज़ायद अभी भी लोग लापता हैं, उनके बिल्डिंग में या तो फंसे होने या फिर इस वाक़े में लुक़मा अजल बन जाने के ख़दशात मौजूद हैं। कूलिंग का अमल 24 घंटे से ज़ायद हो चुका है, जारी है, लेकिन जो सुस्ती, जो काहली, जो मुजरिमाना गफलत शुरू में बरती गई है, अगर वो काम तेज़ी से अब जैसे हो रहा है उस वक्त कर लिया जाता तो शायद इतना बड़ा सानहा ना होता। बिल्कुल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में कोई इस तरह का सानहा पेश ना आए, किसी माँ को रोना ना पड़े, किसी बाप को अपने बच्चे की तलाश के लिए यूँ मारे मारे ना फिरना पड़े और हुकूमत इसके ऊपर कान धरे। बात हो जाए कुछ मौसम की। पंजाब में मौसम एक बार फिर वाज़े तब्दीली की जानिब बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुख्तलिफ अजला में बारिशें होने जा रही हैं, वो बारिशें जिसके हम तो मुंतज़िर हैं और हर बार पेशगोई भी होती है, फोकास भी होती है, लेकिन बारिश खुलकर हो नहीं पा रही। वजूहात क्या है? इस बार तो पहाड़ी इलाकों में कहा जा रहा है कि बर्फबारी का इम्कान भी है। बिल्कुल, और जो जुनेद बता रहे हैं कि बारिशें होने जा रही हैं, तो मैं फिर से एक बार शशपन में मुब्तला हो चुकी हूँ कि क्या वाकई बारिशें होने जा रही हैं, क्या वाकई ये भाम जो है इसको हम गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब आप ही से जानेंगे, क्योंकि जुनेद ने जो उम्मीद दिखा दी है मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को कि बारिशें होने जा रही हैं, कब बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, कितनी बारिशें होंगी, और हम बर्फबारी भी मजीद सुन रहे हैं कि शदीद बर्फबारी के इम्कान भी हैं, तो कितनी बर्फबारी और होगी, बारिशें कब तक मुतवक्के हैं, किन किन इलाकों में हैं? जी बिल्कुल, एक ओवरऑल एक वेस्टर्ली वेदर जो है वो अप्रोच कर रहा है पाकिस्तान को, और कल से जो हमारे वेस्टर्न साइड है जिसमें बलूचिस्तान की साइड उसको इफेक्ट करना शुरू करेंगे, और फिर बाद ये चित्राल, दीर, मालाकंड, हज़ारा इन एरियाज को इनगल्फ कर लेगा, और कल शाम रात से जो है वो स्नोफॉल का सिलसिला जो है वो इन एरियाज में शुरू हो जाएगा। इससे पहले क्वेटा में भी कल से जो है वो बारिश का सिलसिला और बारिश के इम्कान, और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं, ख़ासतौर पर पंजाब के और सिंध के मैदानी इलाके, इनमें थर्सडे को जो है वो अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थर्सडे के दिन फ्रॉम पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में जो है वो बारिश का इम्कान है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी बारिश जो है वो थर्सडे को एक्सपेक्टेड है। तो थर्सडे और फ्राइडे की मॉर्निंग तक ये बारिशें एक्सपेक्टेड है, उसके बाद फिर ये मौसम वेदर जो है किसी हद तक क्लियर हो जाएगा वीकेंड पे। ठीक है, और ये जो बारिशें आप बता रहे हैं ये पंजाब भर में भी खुलकर बरसेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब में जितने भी स्पेल्स आए हैं उसमें खुलकर बारिश हुई नहीं है। एक तो ये कि इससे टेम्परेचर डाउन होगा या मौसम खुलेगा तो उससे दर्जा हरारत बढ़ भी सकता है। असरात क्या होने जा रहे हैं इस स्पेल से डॉक्टर साहब? देखिए ओवरऑल जो बारिश है ये अच्छी बारिश है, और अच्छा रेनफॉल स्पेल, जो विंटर की पहली अच्छी बारिश जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे पूरे पंजाब के अंदर, इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अच्छी रेनफॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं उनमें स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है। तो जो लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको ख़ास तौर पे ये है कि माउंटेनियस एरियाज़ को ट्रैवल करते हुए वेदर फोरकास्ट को ज़रूर मद्देनज़र रखें। थर्सडे और फ्राइडे को, वेंसडे इवनिंग से लेके फ्राइडे मॉर्निंग तक अगर गैर ज़रूरी सफ़र जो है उसे गुरेज करें। रोड जो है वो स्लिपरी हो सकती हैं। इसी तरह फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं उनके अंदर लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस हैं, क्योंकि बारिश जो है वो अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है थर्सडे वाले दिन। इसी तरह जो गंदम की फसल वगैरह है उसके लिए ये बारिशें जो हैं वो अच्छी साबित होंगी, क्योंकि ये अच्छी बारिश है, जो वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा, तो ये अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। टेम्परेचर के हवाले से तो क्योंकि हमारे पास सनी डेज कम आए हुए थे, फॉग वगैरह थी, तो जिसकी वजह से जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके दर्जा हरारत में फ़र्क काफ़ी कम हुआ था, सर्दी ज़्यादा एहसास हो रही थी। लेकिन अगले 2 रोज़ के दौरान बारिश के दौरान जो है वो सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ जाएगा, और इसी तरह जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है क्लियर स्काइज वाले दिन जो है वो भी फॉल कर जाएंगे।
ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि थर्सडे फ्राइडे की जो बारिशों की नवीद सुनाई है हमें डॉक्टर साहब ने वो सच साबित हो और इस बार बारिशें भरपूर अंदाज में बरसें, क्योंकि जो पंजाबी हैं या पूरा पाकिस्तान ही है वो बारिशों का है, ताकि ये जो खुश्क सर्दी है, बहुत सारी बीमारियाँ, कसावतें और बहुत सारे जर्म्स पोल्यूटेंट्स अपने अंदर लिए हुए हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक निखरा हुआ खूबसूरत सा मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार फोकास पे अमल दरामद भी हो जाए, ये डिपेंड करता है कुदरत के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर, लेकिन हम जो भी सूरत हाल होगी उससे आगे करेंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ बात हो जाए क्रिकेट की, और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप नाज़रीन पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। आगाज़ हमें हार की सूरत में झेलना पड़ा है, लेकिन अब शानदार कमबैक हुआ है और जीत का खाता खोला है मेगा इवेंट में पहली फतह के साथ। हरारे में खेले गए ग्रुप मरहले के 12वें मैच में ग्रीन शर्ट्स ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से शिकस्त देकर जीत का खाता फाइनली खोल लिया। जी हाँ, और मैच में पहले बैटिंग करते हुए स्कॉटलैंड की टीम ने 187 रन्स बनाए थे 49 ओवर में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से फर्स्ट बॉलर अली रज़ा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 37 रन्स के एवज 4 विकेटें हासिल की। तो बड़ी शानदार कमबैक किया है हमारी टीम ने। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, आप वेलकम टू शो कहेंगे अहमद भाई आपको। अहमद भाई, हमने जीत का खाता खोल तो दिया है, इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करना होगा कि ट्रॉफी पाकिस्तान आ सके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जो एशिया कप में हमारी शानदार परफॉर्मेंसेस का तसलसल था, एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे थे कि उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप में भी आगाज़ जीत से करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पहला मैच हम हारे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखा, उनको एनालाइज किया और जो हमारी गलतियां थी उनको ओवरकम करके नज़र आया कि होमवर्क हुआ है टीम पे, प्लेयर्स पे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम दूसरा मैच जीते हैं। तो अब आई थिंक कि जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप प्रोसीड होता जाएगा, हर एक मैच इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जीतना, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ मैचेस कुछ हारें और एंड में फिर दुआओं पे जाएं, जिस तरह यूजुअली होता है। ये देखें कि फलां टीम फलां से हार जाए तो फिर हम आगे चले जाएं। तो आई थिंक कि इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने एशिया कप में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं, आपकी ऑलमोस्ट सारी टीम एक अच्छे और ज़बरदस्त फ्लो में है। तो आई थिंक कि आगे भी मैचेस को जीतना चाहिए, जो भी गलतियां थोड़ी बहुत हैं उनको ओवरकम करना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। और अभी आपको क्या लगता है कि पहले मैच में गलती हुई कहाँ पर थी, वो मोमेंटम टूटा कैसे, और उसके ऊपर दोबारा से ऐसी गलती ना हो, क्या करना होगा आपके ख्याल में भाई? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है समीर मिन्हास पे। बाकी प्लेयर्स को ये पड़ेगा कि सिर्फ एक प्लेयर टीम में नहीं खेल रहा, बाकी सारों का भी उतना ही रोल है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी समीर मिन्हास की है, क्योंकि वो एशिया में भी हमने देखा कि 100 पे 100 कर रहा था और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि शायद बाकी बैट्समैन जो है ना वो ज़रा रिलैक्स हुए थे हमारे। अब अगर समीर चला किसी मैच में तो वो भी के एक्सपोज होती रही है टीम, तो बाकी सबको भी अपना जो है वो रोल डिफाइन करना पड़ेगा। बॉलिंग में मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑल आउट हमने किए दोनों मैचेस में ही। तो हमें फिर मेरे ख्याल में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बैटिंग है, और फील्डिंग में थोड़े बहुत मुझे लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बैटिंग में थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है समीर मिन्हास के अलावा बैट्समैन को। अच्छा अहमद भाई, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि लगता यूँ था कि जैसे समीर मिन्हास पे ही सारा तकिया करके बैठी हुई थी पूरी टीम, लेकिन हमने फिर देखा कि ओपनर जो उस्मान खान हैं उनकी बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग रही, उन्होंने 75 रन की इनिंग्स खेली है। फिर अहमद हुसैन है 47 रन बनाकर उन्होंने भी टीम की फतह में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो बाकी टीम भी खेलना तो जानती है, टैलेंट सारी टीम के अंदर मौजूद है, बस वो अपने आप को समझने का और अपने जैसे आप रोल कैरियर डिफाइन करने की ज़रूरत थी। तो समझते हैं कि बाकी भी प्लेयर शानदार हैं, अगर समीर मिन्हास कभी टीम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते तो बाकी ये रोल प्ले करेंगे। देखें, मैं कंसिस्टेंसी की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जितना कंसिस्टेंट समीर मिन्हास रहा है, बाकी प्लेयर्स उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। अच्छी बात है अगर प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से हम मैच जीते, लेकिन इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने अब एक मैच परफॉर्म कर दिया तो आप बस रिलैक्स हो जाएं
और आगे अगले मैचेस में आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से समीर मिन्हास की कंसिस्टेंसी है, आई थिंक उसी तरह से बाकी बैट्समैन की भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आपने जिस तरह से अभी मेंशन भी किया कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इन दोनों बैट्समैन ने, तो आई होप कि ये अपनी इस बैटिंग का जो परफॉर्मेंसेस हैं इसको बरकरार रखें, क्योंकि यहाँ पे जब बड़ा इवेंट होता है आईसीसी इवेंट या वर्ल्ड कप वगैरह, तो उसमें आपको यूजुअली जो टूर्नामेंट जिताते ही है वो आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही होती है। आप से विकेट्स लेते हैं, आउट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छा, chances लेकिन बढ़ जाते समीर हैं। मिन्हास के ऑफ कलर होने की वजह क्या है? क्या ये स्ट्रेटजी है या फिर वो अभी चाहते हैं कि आगाज में दूसरों को मौका दिया है, उसके बाद जाके वो खुलकर खेलेंगे जो उनका रिवायती खेल है? देखें, एक प्लेयर अगर प्रॉपर नहीं खेल पा रहा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्ट्रेटजी होगी। ये जरूर है कि उसका, क्योंकि देखें अब हर मैच में तो वो आपको रन स्कोर नहीं करके दे सकता। नो डाउट ही टैलेंट, और जिस तरह से उसने थ्रू आउट द एशिया कप परफॉर्म किया और ओवरऑल जब भी जिस भी ओकेजन पे उसको मौका मिला उसने परफॉर्म किया है, तो आई थिंक कि वो एक्सपेक्टेशन लेवल उससे इतना ज़्यादा हो गया है कि हम सब ये चाहते हैं कि वो हर मैच में 100 करे और हर मैच पाकिस्तान को जिताए। लेकिन लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो भी प्लेयर है, वो भी कभी फेल हो सकता है। एक मैच में अगर वो 100 कर रहा है तो नेक्स्ट में वो 0 पे भी आउट हो सकता है। तो 0 पे आउट हो रहा है तो आई थिंक उस वक्त फिर बाकियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है मेजर मैचेस में, तो अगर आपको 2-3 मैचेस में या 1-2 मैचेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है बाकी बैट्समैनों को, तो आई थिंक दे शुड बिल्कुल। और बल्कि 1-2 मैचेस में ही क्यों, तमाम मैचेस के अंदर तमाम प्लेयर्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करना चाहिए और अच्छे से जम के खेलना चाहिए। किसी एक पर तकिया नहीं करना चाहिए या किसी एक पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं डाल देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने की है। हमीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। आपको बताएं कि साइंसदानों ने चांद पर पहला होटल बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है, जो चांद की सयाहत को हकीकत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। तो जनाब, ये अमेरिका की गैलेक्टिक रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन यानी कि GRU स्पेस नामी कंपनी है जो ये दावा करती है कि 2032 तक चांद पर दुनिया का पहला होटल कायम कर लिया जाएगा, जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं जुनेर ने अपनी बुकिंग के लिए 75 लाख पाउंड अदा भी कर दिए। अच्छा, मुझे लगा शायद ये 75 लाख पाउंड मिलेंगे जो जाना चाहेगा, क्योंकि ये सजा से कम नहीं है भाई। हमारा दिमाग खराब है कि हम 75 लाख पाउंड देकर वहां पर चांद में जाएंगे। कोई होगा नहीं, कंपनी किसके साथ करेंगे, गपशप किसके साथ करेंगे। और मेरी जैसे बंदे की तो वीकनेस ही यही होती है कि अगर कंपनी ना हो तो मुफ्त में कोई आपको अगर बहुत बड़ी ऑफर करेगा तो मैं उसको भी ठुकरा दूंगा। लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं जो दुनिया से बेजार हैं, आवाज़ार हैं और वो जान छुड़वाना चाहते हैं, या फिर मेरे ख्याल में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ होगा और कर्जदारों से जान छुड़वाने के लिए वो चाहेंगे कि हम चांद पे चले जाएं। बहरहाल कंपनी तर्जुमान क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो हमारी ज़ाती राय थी या ख्यालात थे, खलाई सयाहों से इब्तदाई बुकिंग के लिए 7.5 लाख पाउंड बतौर एडवांस वसूल किए जा रहे हैं। ताहम पहले मरहले में होटल में सिर्फ 4 मेहमानों को ठहराया जाएगा। और 4 लोग क्या करेंगे वहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है। और जो चांद पर 5 रातें गुजार सकेंगे ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इस होटल में ऑक्सीजन पैदा करने का निज़ाम होगा, हवा होगा, पानी होगा, पानी की रिसाइकलिंग होगी, दर्जा हरारत पर कंट्रोल भी होगा। तो हंगामी इनकलाब का सिस्टम और सूरज की शुआओं से बचाव के लिए रेडिएशन शेल्टर भी मौजूद होगा। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो फिर आप 75 लाख पाउंड आपको देने होंगे। लेकिन अगर कोई तकनीकी खराबी हो गई और आपकी जान चली गई तो कंपनी ने माजरत कर लेनी है कि भाई ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया, हम कुछ में नहीं कर सकते। तो अपने रिस्क पर जाइए, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसे या फिर यहाँ पे दुनिया के मामलात से, रूटीन की लाइफ से तंग आ चुका है, तो वो जा सकता है। बिल्कुल जी। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब और आपको ये बताएं कि डिजिटल दौर में स्मार्टफोन सिर्फ राब्ते का जरिया तो नहीं है, बल्कि हमारी निजी ज़िंदगी, ज़ाती गुफ्तगू, तस्वीर, माली मामलात और रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड बन चुका है इसके अंदर। तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन अगर आपका हैक हो जाए, साइबर जासूसी और डाटा की चोरी जैसे खदशात आम सारिफ के लिए इस वक्त बड़ा ही संगीन मसला बन चुके हैं। हर बंदा परेशान है कि अगर उसका फ़ोन हैक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसकी तमाम मालूमात किसी दूसरे की हो जाएगी। वो आपकी पर्सनल मालूमात भी हो सकती हैं, आपकी मालियाती, आपकी कारोबारी मालूमात भी हो सकती हैं। और अब नित नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जैसे जैसे साइंस में जिद्दत आ रही है, AI का दौर है, उसी तरह से हैकिंग के तरीके भी जदीद होते जा रहे हैं। तो किस तरह से बचा जा सकता है, क्या तरीक़ाकार होता है, क्या इंडिकेशंस होती हैं? मलिक वकास सईद साहब डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में।
अब जिस तरह से जिद्दत आ रही है हर टेक्नोलॉजी के अंदर, हैकिंग के तरीके भी जदीद होते जा रहे हैं। तो आए दिन ये जो व्हाट्सएप चैटिंग्स की निगरानी, वीडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग हो रही हैं, फ़ोन कैमरे के ज़रिए जासूसी हो रही है, इसकी अलामात क्या होती हैं? वो कौन से तरीक़ेकार हैं जो कि हमें महसूस हों कि हमारी कोई मोबाइल को हैक करने लगा है, हमारी मालूमात को चुराने लगा है? कैसे पता चल सकता है, कैसे बचा जा सकता है इससे? सर, जब से ये एआई का एक तूफान आया है और उसके बाद ये ऐप डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हुई हैं और लोगों का मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का यूजेज बड़ा राइज कर गया है, तो हमारे आम से आम फर्द, बूढ़े से लेके बच्चे से बच्चा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है और हमें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे हमारी गैर मौजूदगी में अनअटेंडेड कौन सी ऐप्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या इवन कि हम बड़े भी अपने कुछ ऐसे काम निकलवाने के लिए कुछ ऐसी ऐप्स जिसको हम पैसे दे के ख़रीदना नहीं चाहते, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो हैकर्स हैं, ये ना सिर्फ हमारा डाटा की प्राइवेसी को बेचते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट मार्केटर्स को, या ब्लैक मार्केट्स में या डीप वेब में, बल्कि हमारे डाटा को यूज़ करके ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन का स्लो हो जाना, इसमें हमारी मोबाइल फ़ोन की डाटा बैंडविड्थ का यूज़ होना, और अब एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हर घर में वाईफाई है, तो हम कभी भी अपने पैकेज को भी नहीं देख सकते कि हमारा पैकेज की डाटा ट्रांसमिशन कितनी कम हो गई है। तो आजकल के दौर में अलामात को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने स्क्रीन टाइम के अंदर ये नहीं देखते कि हमारी बैकग्राउंड में कितनी ऐप्स चल रही हैं। प्रोसेसर्स बहुत अच्छे हैं मोबाइल फ़ोन्स के, वो एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन उस तरीके से स्लो नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स मोर ऑफ कि हम खुद कितने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, कौन सी ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, रैदर दैन ये कि कोई ऐसी ऐप हो या कोई ऐसा सिग्नल हमें मिले कि जिससे हमें पता चले कि हमारी मोबाइल फ़ोन हैक्ड है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो कहा जाता है मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज हैं वो भी जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के दावे भी सामने आए हैं। तो जो हमारा मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, क्या उससे भी हमें बचने की ज़रूरत है? कहीं हमारी कोई बड़ी कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू कहीं वायरल ना हो जाए, लीक ना हो जाए, या हमारी तस्वीर या कोई आपकी ऐसी मालूमात जो फ़ोन के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है। व्हाट्सएप जैसी मिसाल के तौर पे एक ऐप है, हम क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट करते हैं, ये मेटा की कंपनी है, और हम ट्रस्ट इस बेसिस पे करते हैं कि ये हमारा मोबाइल कैमरा हमारी बगैर इजाज़त के एक्टिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अकाउंटेबल ठहर सकते हैं। लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन में ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि हमने अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल की होती हैं, क्रैक्ड ऐप्स फॉर एग्जांपल। अब वो ऐप्स तो किसी एक थर्ड पार्टी डेवलपर ने उसको क्रैक किया है, और उसने हो सकता है कि ओरिजिनल कोड के अंदर उसने वो कैमरे की एक्सेस उसने शामिल कर दी हो। अब डेफिनेटली अगर वो हमारा कैमरा बगैर स्क्रीन पे कैमरा शो हुए हमारा कैमरा देख रहा है, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल। और बहुत सारे इंस्टेंसेस में ये ब्लैकमेलिंग के तौर पे भी यूज़ होता है, और बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसे लोगों की निशानदेही की जाती है कि ये शख्स किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, किसी डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, या ये शख्स कोई एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वहाँ पे उनकी कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके फिर उनको ब्लैकमेल या फिर सीक्रेट्स भी एक्सट्रैक्शन की जाती है। अच्छा, ये भी बताएगा वकास भाई कि एक शख्स हैं, एक जानने वाले, उन्होंने अपने फ्रंट कैम के ऊपर स्टिकर लगा रखा था, और वो कह रहे थे कि अगर मैं स्टिकर लगा के रखूँगा तो ये मोबाइल का जो कैमरा यूज़ होता है या उसका मिस यूज़ होता है जासूसी के लिए या आपकी पर्सनल मालूमात हासिल करने के लिए, तो कहते हैं इससे मैं महफूज रह सकता हूं। तो क्या ये मुमकिन है ऐसा कर लेने से? जी सर, बिल्कुल ये मुमकिन है। बहुत सारे लोग स्टिकर लगा लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अल्ट्रेशंस करवा के उसका कैमरा मॉड्यूल ही बाहर निकलवा लेते हैं। लेकिन सर टेक्नोलॉजी इस तरह एडवांस हो चुकी है कि एआई ने बाकायदा तौर पे, रिसर्चर्स ने वाईफाई के सिग्नल से एक इंसान की पोजीशनिंग, इर्द गिर्द के माहौल को गेज करना शुरू कर दिया कि वाईफाई के सिग्नल्स के जरिए आप बगैर कैमरे के पूरे एक रूम का स्ट्रक्चर डेवलप करवा सकते हैं। तो मेरा इसमें मानना ये है, हम जो सिक्योरिटी में लोगों को बात करते हैं, कि अगर आप इवन के ये बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे, मार्क ज़करबर्ग की कैटेगरी या इलॉन मस्क की कैटेगरी, ये लोग अपना मोबाइल फ़ोन का बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं। तो अगर तो आप इस तरह की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं, तो फिर तो आपको इन स्मार्टफोन्स के करीब भी नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा, ये तो बड़ी आपने बात बता दी बहुत ही ख़तरनाक किस्म की कि आपको अपने फ़ोन से दूर रहना चाहिए, स्मार्टफोन्स का ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो बातचीत करने के लिए, जैसे हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, दीगर ममालिक के अंदर दूसरों की ऐप्स इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। उनकी अपनी अपनी ऐप्स होती हैं जो कि वो किसी भी किस्म के रवाबत के लिए, गुफ्तगू के लिए या कोई चैट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो बेदरेग इस्तेमाल होता है व्हाट्सएप का। तो क्या व्हाट्सएप से हटकर कुछ और ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी चैट के लिए, अपनी गुफ्तगू के लिए?
जी, इसमें यह है कि व्हाट्सएप का एक लफ्ज़ हम सुनते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड में ये होता है कि मेरी डिवाइस है और मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ उसकी डिवाइस है। हमारी डिवाइस में कुछ कीज़ होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। दरमियान में बैठा कोई भी बंदा जब उस मैसेज को पढ़ेगा तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मेरा ही मोबाइल ये वाला हैक हो या रिसीवर का मोबाइल हैक हो तो फिर तो वो सारे मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक तो ये चीज़ है, व्हाट्सएप इज काइंड ऑफ अ वेरी सिक्योर थिंग, लेकिन बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के मॉडर्ड वर्जन्स यूज़ करते हैं, GB व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, व्हाट्सएप प्लस, बहुत सारे लोग आम पाकिस्तानी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे उनका डाटा बहुत रिस्क पे होता है। आप इवन के किसी को अपनी पिक्चर भी भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन उसमें कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि आप मॉडर्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं और आपकी पिक्चर हैकर के पास जा रही है। तो अगर हम पाकिस्तान में अपनी कोई ऐप बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ा बेहतर है, लेकिन उसकी अडॉप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो और उसको सिक्योर बनाना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बड़े सवालात हैं कि उसकी सिक्योरिटी है फुल प्रूफ और उसमें किसी किस्म की वायलेशन तो नहीं हो रही। मलिक वकास सही साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतियात कीजिए और डिजिटल जितने भी गैजेट्स हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा, और ख़ासतौर पे अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखिए कि वो कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी इररेलेवेंट या कोई अननोन लिंक है उसको क्लिक ना कीजिए, किसी अननोन कॉल को ना लीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए आपके मोबाइल को हैक कर सकती हैं, आपकी ऐप्स को हैक कर सकती हैं, आपके कैमरा को हैक कर सकते हैं। बिल्कुल जी, मलिक वकास सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिजिटल एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि अमेरिकी कंपनी है जिसने एक नेल पॉलिश जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, और जदीद AI नेल पॉलिश ये किट मुतारिफ करवाई है जो आपके नाखून का रंग चंद सेकंड्स में बदल सकता है। चाहे दिन के लिए नीला, शाम के लिए सुर्ख या फिर पार्टी के लिए बोल्ड रंग मुंतखब करना हो तो आप इस किट के जरिए सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिमूवर या खुश्क होने का इंतजार भी नहीं करना पड़ता जनाब आपको। आपने कहीं जाना है और आपके नेल पेंट खराब है, AI नेल्स आ चुके हैं जी, ख्वातीन के लिए इनोवेशंस हैं, लेकिन आप इससे भी आपकी मालूमात कोई ना चुरा ले, ये भी तो खतरा ना, तो देखभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। बहरहाल ये प्रेस ऑन एक नाखून स्मार्ट ऐप्स हैं और कंट्रोल किए जाते हैं, और ये 400 से ज़ायद कलर्स हैं जिसमें इसे तब्दील किया जा सकता है। नाखून को मैचिंग वैन में रखें और अपने सेकंड्स में इसको तब्दील होता हुआ आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पहले एक्रेलिक जाके पॉलर्स में करवाते थे और घंटों आपको वहाँ पर भी ड्राई होने का इंतजार करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। अब आप ये किट लीजिए और सेकंड्स के अंदर अपने नेल्स का कलर तब्दील कीजिए। मैनी पैडी भी खुद ही आप घर में बैठे कर सकते हैं, नेल पेंट चेंज कर सकते हैं। कुछ कौमी मसलों में से एक मसला वज़न कम करना भी है। एक तो रंग गोरा करना मसला है, बाल गिर जाना मसला है, और एक और बड़ा मसला है वज़न को किस तरह से कम किया जाए। सर्दी आ जाए तो सर्दियों में कैसे कम करें, गर्मी आ जाए तो गर्मी में कैसे कम करें। और अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों में हम कितना टारगेट रखें जो अचीव हो जाएगा वज़न कम करना है। और मुझे हंसी इस बात पे आई जो जुनैद ने कहा ना ये कौमी मसला है, तो मुझे भी अब ये लगने लगा कि ये वाकई कौमी मसला है कि आप क्या करें कि आपका वज़न कम हो जाए। सर्दियों में कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्दियों में नट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर हम सर्दियों में जूसेस बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, हम सर्दियों के अंदर इस तरह की फैटी डाइट्स भी खा रहे होते हैं, जैसे वो दाल, पंजीरियाँ और पता नहीं क्या कुछ। तो अच्छा, मजे की बात ये है पाकिस्तानी वजन कम करने के लिए भी खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि ये खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा। भाई कुछ नहीं खाएंगे तब कम होगा, लेकिन और क्या क्या करना है ये भी जानना जरूरी है। जान लेते हैं। हमारे साथ यमुना चट्टा साहिबा मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको यमुना। यमुना, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये नेशनल मसला है हमारा और हम बिल्कुल इस पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा वेट बढ़ा हुआ हो, या लेकिन हम खाने पे भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब क्या करें कि हमें वज़न कम करने के लिए भी ये जानना होता है कि कौन सी चीज़ें खाएं तो वज़न कम हो जाएगा। लास्ट में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारी खुशी गमी हर चीज़ में ना खाना इज द एंटरटेनमेंट भी मेन एलिमेंट है। एंटरटेनमेंट में भी खाना खाना है, दुखी होते भी बिरयानी खानी है, मतलब खाना डिप्रेशन हो रही है खाना खाते तब भी खाना खाना है। सो मसला हमारा ये है कि जिस तरह इतदाल में रह के खाना है। कल ही मैं बात कर रही थी किसी से कि सुन्नत के मुताबिक हम छोड़े हमारे बाहर लोग क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान में किस तरह की डाइट है क्या नहीं है। मैं कल किसी से बात करती कि हम सिर्फ सुन्नत में आ जाए ना, उसी चीज़ पे अमल करना शुरू कर दें तो उसी से हमारे आधे मसले हल शुरू हो जाएंगे। वहाँ था इतदाल, मॉडरेशन, कि जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, कितना आप चलते फिरते हो, क्या आप काम काज करते हो, कितना आपका एनर्जी, बेसिकली अंग्रेजी का वर्ड होता है एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि कितना आपकी बॉडी को चाहिए आपने उतना ही खाना है। हम जब उस लिमिट से ऊपर आप 1% भी खाओगे तो 1% चर्बी है,
और पूरा साल वो 1% करके वो 2 इंच बना होता है, यहाँ से गेन होता है, सिंपल। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि सुन्नत के मुताबिक, तो वो तो कहा जाता है कि भूख रखते हुए खाना बंद कर दो, मतलब अभी आपकी भूख रहती है तो आपने अपना हाथ रोक लेना है। यहाँ पर तो हमारा स्टमक जब तक ओवरफ्लो नहीं हो जाता, जब तक वो खुद नहीं कहता बस कर दो और मजीद मत डालो। जो फीलिंग है ना, जब आपको फील होता है कि भाई भर गया पेट, ये तो फीलिंग ही गलत है। ये तो आप स्टमक की कैपेसिटी के ओवर जा रहे थे। हम कहते हैं यहाँ तक खाना आया पड़ा है, आपको स्टमक का एक हिस्सा थोड़ा सा खाली रखकर छोड़ देना चाहिए वहाँ पे खाना। हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैं पेशेंट्स को सबसे पहले ना, जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आते हैं और काउंसलिंग कर रही होती हूँ, उनको एक चीज़ ज़रूर समझाती हूँ कि आपने फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस को, कि मेरा पेट खाली खाली महसूस होने को भूख नहीं कहना। ये भूख नहीं होती। स्टमक एम्प्टी हो उसका एक प्रोसीजर है। खाना खाया है, आगे खून में चला गया खाना, उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस आनी है। अगर वो फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस 4 घंटे से, खाना खाने के 4 घंटे से पहले आ रही है, तो वहाँ सब्र करना है थोड़ा सा, और कम से कम 4 घंटे का गैप बॉडी को देना है, और उसके बाद अगला मील लेना है। मील पे मील नहीं चढ़ाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। अच्छा यूनुस साहब, क्या ये मुमकिन है, जिस तरह सर्दियों का मौसम है, स्वेटिंग कम होती है, जिम जाते हैं तब भी वेट रिड्यूस कम होता है, तो कितना टारगेट रखें जो प्रैक्टिकल होगा? क्या 20 किलो 3 महीनों में, ये जो सर्दी के ठंड के 3 महीने हैं, मुमकिन होगा वजन कम करना या नुकसानदेह? देखिए, सर्दी है, गर्मी है, खिज़ां या बहार है, आपको जो टारगेट है ना वो 1 kg पर वीक का होना चाहिए। 1 kg पर वीक ये हो जाता है बड़े एक माह में 4 किलो, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इससे कम को हम स्लो वेट लॉस कहते हैं। वो भी देन अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोगों में वही नॉर्मल होता है। अगर एज फैक्टर भी तो है ना, अगर एक 60 का बंदा है या 20 का बच्चा है तो दोनों का फ़र्क होगा, पर ऑन एवरेज 1 kg पर वीक इज़ अचीवेबल इवन इन विंटर। जो आपने कहा ना पसीना नहीं आता, पसीना आने का ताल्लुक ना ये लूज या गेन से नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर ये चीज़ सही होती तो फिर तो हम कमरे में पंखा बंद करते और पसीना ज़्यादा आ रहा है, वो वाटर वेट है। ठीक है, आपकी जो है स्पीड कितनी है, आप जैसे वॉक करने का कहा गया है, आप चहलकदमी टहल के तो नहीं आ रहे, ये चीज़ें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सर्दियों में ना कम होने का रीज़न पसीना ना आना हरगिज़ नहीं है। सर्दी में कम ना होने का रीज़न है, जिस तरह आपने इंट्रो में मेंशन किया, कि यहाँ पे ना सर्दियों में कुछ खुराकें ऐसी आ जाती हैं, हलवे खाए जाते हैं, जूसेस, ऑरेंज आता है, जूस पिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको तो मंच किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स, मैं मज़े की बात बताऊँ, बहुत लोगों को नहीं पता, ड्राई फ्रूट्स में जो एक असल जो एलिमेंट है दैट इज़ फैट। उसके अंदर फैट मौजूद है। गुड फैट्स हैं, लेकिन गुड फैट्स तो नुकसानदेह होगा। एग्जैक्टली, हर किसी का। अब एक बच्चा है वो 10 बादाम खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके ऑन द कॉन्ट्रास्ट कोई बैठा हुआ है, कोई 60-70 ईयर्स का बंदा, अच्छा ज़्यादा हमारा जो बड़ा एज ग्रुप है वही ज़्यादा फ्री होता है, रात को बैठे खाना और एक हमारे यहाँ रूटीन होती है। अब वो है, उसका चलना फिरना भी इतना नहीं है, वो खा गए एक टाइम में बैठे 10-20 बादाम, अब वो आपकी 150 कैलोरीज आपको बैठे बैठे ना हिले भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, उन्होंने पेट भी नहीं भरा आपको उस तरह से, क्योंकि वो जायका ज़रा छोटा साइज़ आप ज़्यादा खा लेते हो। तीसरी चीज़ ये, गर्म रखने के लिए खुद के जिस्म को इस तरह के बेवरेजेस, चाय का एक्स्ट्रा इस्तेमाल, कॉफ़ी का एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी होता है इसी मौसम में। तो हमारी खुराक ही एट द एंड ऑफ द डे, घूम फिर के आप आते खुराक पे, खुराक की ज़्यादा ही वज़न ज़्यादा करती है, इसका सर्दी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब जिस आप भी कह रही हैं कि नट्स, कुछ नट्स ऐसे भी होते हैं जो वेट लॉस करने में आपको हेल्प आउट करें, या फिर सारे वेट गेन या फैट ही देते हैं आप मुझे ना खुराक से कोई भी चीज़ उठा के दे दें, मैं उसी से लूज़ भी करवा सकती हूँ। कैसे? क्योंकि इसमें क्वांटिटी का प्रॉब्लम है सारा। इसमें किसी हम एक चीज़ को विलनाइज नहीं कर सकते कि नट्स विलन थे तो रोटी विलन थी। हमारा यही होता है कि जब लूज़ करने पे आए, दूध दही छोड़ दिए कि इसमें ज़्यादा है, उसके बाद हमने रोटी छोड़ दी, इवन चावल लोग कंप्लीटली छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ हर चीज़ खाओ, मॉडरेशन में खाओ, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खाएं। मेरी क्वांटिटी कुछ और हो सकती है। देखें, अगर आपने लूज़ करना है, हम तीनों इकट्ठे एक टाइम पे लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक ही डाइटिशियन के पास जाते हैं, उसने आपको भी दाल देनी, आपको भी दाल देनी और मुझे भी देनी है, पर बात कहाँ पे, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? आपकी क्वांटिटी और होगी, आपको तो जेंडर की वजह से क्वांटिटी बिल्कुल ही फ़र्क होगी। हम दोनों की शायद सिमिलर हो, करीब करीब हो, पर देन अगेन पूछा जाएगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी उम्र क्या है, क्या आपके बच्चे हैं, आप करते क्या हो दिन में, मेरी उम्र क्या है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, होनी दाल है, तीनों का क्वांटिटी डिफरेंट। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हमारा खाना है क्या, रोटी है हमारे पास, चावल है, दूध दही वाली अशियाँ हैं और हमारे पास ये मीट ग्रुप है। हमने इन्हीं 4-5 चीज़ों में रह के मुनासिब से हमारी खुराक होती है और हमें इसी में से खाना होता है, सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क आता है। तो इसलिए कोई एक चीज़ के कोई नट्स हैं वो हमारा कम करवा दें, या कोई स्पेसिफिक कोई चीज़
कम करवा दे, वो ऐसे नहीं होता, क्वांटिटी मैनेज करनी। अच्छा, कोई आप पूछें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई ख़ास कहवा है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मुख्तलिफ, कोई चाइनीज़ कहवा, कोई ग्रास कहवा, उसका लेमन ग्रास कहवे की बात होती है, उसके अंदर फिर कोई हल्दी वाला पानी भी है, उसमें लेमन डाल के या उसमें हनी डाल के, वो कौन सा कहवा है जो वेट रिड्यूस करता है या चर्बी को? देखिए, इनमें ना हल्का सा एक रिसर्च थोड़ी सी आई थी कि ना जैसे दालचीनी है, उसका थोड़ा सा शुगर को कंट्रोल करने का हल्का सा इफेक्ट होता है, 2-4 चीज़ें हैं ऐसी। पर अगर आप ये कहें कि ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप वज़न कम कर सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। खुराक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बॉडी के अंदर आप जाएगी और वो जाके आपका फ़ैट खाना शुरू कर देगी। जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, इवन सप्लीमेंटल, अगर सप्लीमेंटल साइड पे भी चले जाएं, देयर आर वेरी गुड सप्लीमेंट्स जो आपकी भूख कम करने में थोड़ी सी हेल्प करते हैं। पर अगर आप ये कहो कि बॉडी में जाकर उसे चर्बी खानी शुरू कर देनी है, जो आपने रात को नट्स का एक दफ़ा लेना है और खाना है, वो किसी तरह वो एकदम दिन में गायब कर देगा क्योंकि आपने सुबह पानी के अंदर हल्दी या ज़ीरा डाल के कुछ बना के पी लिया है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये अप्रोच ही गलत है। इन अप्रोचेस के पीछे लग के जो असल तरीका कार है वेट लूज़ करने का, उसको हम भुला बैठे होते हैं और एंड पे डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं कि मैंने बहुत लोग ये कहते हैं हमने तो हर तरह की चीज़ करके देख ली, वज़न कम नहीं हुआ। वो हर तरह की चीज़ गलत होती है, इतना औखा होने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपल डाइट की मैनेजमेंट से ही ईजिली लूज़ हो जाना था, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे डिटॉक्स वाटर कावे एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा यमुना, ये बताइएगा, 2 क्वेश्चन है। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मेरी एज की गर्ल्स जो कि वेट अपना कम करना चाहती हैं, वो जिस तरह आपने कहा कि 1 हफ्ते का टारगेट जो है वो 1 किलो रखा जा सकता है, किस तरह से अपनी डाइट को किस तरह से उन्होंने शेड्यूल करना है, और फिर अपना क्या एक्सरसाइज वर्कआउट कितना रखना है, ये बताइएगा। और फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि पीसीओएस की वजह से बहुत सारी खवातीन या लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, तो क्या वो भी एक्सरसाइज या डाइट से कम किया जा सकता है, या पहले जो जड़ से मसले को पकड़ना होगा, पीसीओएस ठीक होगा तो ही आप पीसीओएस से ही वेट लॉस को डिस्कस करती हूँ। देखिए, पीसीओएस में सबसे पहले चीज़ आती है कि पीसीओएस कितना बिगड़ा हुआ है। गायनेकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन और पेशेंट, ये ना एक ट्रायंगल है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ दवाई कही हो, वो आपने लेनी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपनी पसंद से पिक एंड चूज़ कर लिया, आधी बार डाइटिशियन की मान ली, आधी गायने की मान ली, आधा कुछ अपना कर लिया। इस तरह से पीसीओएस आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। गायनेकोलॉजिस्ट ने जो दवाई दी है वो लेनी है। फिर पीसीओएस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अमेजिंग सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंटल सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको दवाई कही गई है वो लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आती है डाइट और वॉक। डाइट और वॉक में से भी आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि मैं डाइट कर लूँगी वॉक नहीं करूँगी, दोनों इकट्ठे करेंगे तो यही मसला हल होगा। उसके बाद पीसीओएस में ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम से जिम में चली जाऊंगी, मैं कोई वर्कआउट कर लूँगी, मैं ट्रेनर रख लूँगी, उसकी बजाय मैंने बहुत मुश्किल पीसीओएस भी इंप्रूव करवाए। इनफर्टिलिटी के केसेस, प्रेगनेंसीज हुई, सब हुई सिंपल वॉक करके। इसलिए ख़ुद को बहुत ही मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 30-40 मिनट से अगर आप वॉक कर लेते हैं एवरी डे, दिन निकाल के, देखिए 24 घंटों में इतना टाइम निकल आता है। ब्लैक कॉफ़ी पिए, वॉक करने जाएं, अपनी जितनी स्पीड अपनी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। ख़ुद को इतना भी आपने नहीं खींचना कि बॉडी बिल्कुल जवाब दे रही है, आप ज़बरदस्ती वॉक करें, स्पीड स्लो कर लें, तरीके से बॉडी एक अपनी ज़ोर और पेस पकड़ लेगी। फिर डाइट पे आते हैं। डाइट में स्टेप 1 इज़ कि सबसे पहले अपनी डाइट को बैठ के खुद सोचें मैं गड़बड़ कहाँ कर रही हूँ। बजाय से कि आप एक दिन उठें और सब कुछ डाइट से निकाल दें, चावल निकाल दिए, ये निकाल दिए, वो निकाल दिया। सबसे पहले अपनी गड़बड़ें ठीक करनी है। जैसे हो सकता है आपको सर्दियों के मौसम की बात कर लेते हैं, हल्का सा भी थोड़ा सा सर्दी का एहसास हुआ एंड वही मगरिब के बाद जब धुंध पड़नी शुरू हो रही है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, चाय शायद आप 2 दफ़ा पी रहे हो, उसकी वजह से दूध भी एक्स्ट्रा जा रहा है, चीनी एक्स्ट्रा जा रही है, तो कैलोरीज बन रही हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें निकालनी है। शायद आप जब दिल किया हल्का सा रात को सोने के वक्त हलवा का 2 चम्मच खा लिया और दूध पी लिया, ऐसा कुछ। हमेशा स्टेप 1 इज़ अपना मसला हल करें, कहाँ गड़बड़ चल रही है। स्टेप 2 अपना टाइम टेबल बनाएं। हमेशा खुराक का, खाना खाने का एक ओपनिंग विंडो होता है, क्लोजिंग विंडो होता है। लेट्स से आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो नाश्ता 8 बजे ही करें। हमारा क्या होता है, थोड़ा कुछ खाया फिर कुछ और खा लिया, हल्का 2-3 बाइट्स, जिसको मंचिंग कहते हैं। मंचिंग करते करते फिर कहीं जाके नाश्ता हो रहा होता है, इस तरह नहीं करते होते। हमेशा ओपनिंग विंडो होता है, क्लोजिंग विंडो होता है। क्लोजिंग विंडो अगर रात का स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तानियों में हमारा क्लोजिंग विंडो ही कोई नहीं है। जब तक नींद नहीं आ जानी, टुक टुक हवा चलते रहना है। अगर क्लोजिंग विंडो इज़ 8 o'clock, देन इट इज़ 8 o'clock, फिर ख़त्म है। उसके बाद आपको कल ही बल्कि मैंने एक और बात की, मैं एक रील बना रही थी एंड पे बड़ा मुझे अच्छा जुमला आया कि आपने खाना ना ज़रूरत के मुताबिक खाना है, आदत के मुताबिक नहीं। हम आदत के मुताबिक खाना खाते हैं। तो जो 8 बजे डिनर के बाद एक अच्छा प्रोटीन अच्छी आप खा रहे हो, एक अच्छा कार्ब ले रहे हो, उस डिनर के बाद भूख नहीं लग सकती 11-12 बजे तक, वो हम आदत पे खा रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं, इनको आपने ठीक करना है। और यही करने से आप ट्रस्ट में आप बहुत ईजिली 2-3 महीने तो ज़रूरत नहीं पड़ती,
डाइटिशियन की, अनलेस मैं कहती होती हूँ कि डाइटिशियन के पास मेरे पास आप तब आओ जब आपका स्टक हो जाए, आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि हाँ जी आपकी कहीं सब इंस्ट्रक्शंस पे हमने अमल कर लिया, अभी भी कम नहीं हो रहा। येस देयर आर केसेस जिसमें डाइटिशियन की बहुत ही इंट्रिकेट हेल्प की ज़रूरत होती है कि एक एक चीज़ को मेजर किया जाए कहाँ मसला है, पर उससे पहले बहुत वेट तो आप आराम से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके लूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये वो सारे तरीक़ेकार हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुन्नत पे अमल करते हुए, उस रूटीन को अपनाते हुए हम अपना सेहतमंद तरीके से वेट रिड्यूस कर सकते हैं और 1 वीक में 1 kg मेरे ख्याल में इनफ होगा, उससे ज़्यादा फिर आपकी सेहत के लिए नेगेटिव असरात होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और अपनी ओपन विंडो और क्लोज विंडो लाजमी उसको मद्देनजर रखिए कि सुबह आपने कितने बजे खाना शुरू किया और रात कब खा रहे हैं। और अगर आप बेहतरीन तरीके से अपना डाइट प्लान को फॉलो करते हुए चलते हैं तो फिर 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। सूरज गुरूब होने के साथ ही कहा जाता है कि आपको खाना छोड़ देना चाहिए या रात के औकात में लेट नाइट तक खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर अब हम कुछ बात कर लेते हैं सर्दियों का, क्योंकि मौसम चल रहा है तो मौसमी फ्रूट्स जो हैं उनकी बात ना करें कैसे हो सकता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं माल्टे का मौसम है और रबात के माल्टे, बिल्कुल रबात के माल्टे जो हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत ही मिठास, बहुत ही रस भरे हैं। तो आइए रिपोर्ट देखें। बिल्कुल, क्योंकि इनके ऊपर जो पानी इनको मिलता है इनकी अफजाइश में वो चश्मों का पानी है, तो उसका भी तो एक टेस्ट होता है। रहमतुल्लाह स्वाति हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में रंग बिरंगे फलों की रौनक बढ़ जाती है और उनमें माल्टा एक नुमाया हैसियत रखता है। मालाकन डिवीजन खुसूसन रबात में पैदा होने वाला माल्टा अपने मुनफरिद जायके, मिठास और रस की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। दूर दराज से लोग आ जाते हैं और रबात का मट्ठा अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए बाहर सऊदी अरब वगैरह ले जाते हैं, इसलिए रबात का मट्ठा ज़्यादा मशहूर है। इसमें जूस ज़्यादा अंदर सुर्ख होता है, इसलिए रबात का मट्ठा सारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इन दिनों बाजारों में माल्टे की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। मुख्तलिफ साइज और क्वालिटी के हिसाब से माल्टा फी दर्जन 300 से 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक तो माल्टे का इस तरह है कि ये दीर का सबसे मशहूर प्रोडक्ट भी है और ये सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। सिट्रस फैमिली की जितनी भी फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और भी विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है इसमें। इस 100 दानों पर मुश्तमिल थैला 2600 से 3000 रुपए तक दस्तयाब है। रबात के माल्टे न सिर्फ मुकामी मंडियों में बल्कि सूबे के दीगर अजलाओं में भी बड़ी तादाद में फरोख्त होते हैं। ये माल्टा इलाके की माइशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और किसानों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, एक न्यूज़ रबात लोर। और मीठे माल्टे आपने देखे हैं, रबात के इलाके में मौजूद थे। अभी बात करेंगे कुरान करीम इंसान को बार बार कायनात की तख्लीक, ज़मीन व आसमान की साख्त और ज़िंदगी के आगाज़ पर गौर व फिक्र की दावत देता है। जदीद साइंस आज जिन हक़ाइक़ तक तजुर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए पहुँच रही है, कुरान ने उसकी तरफ बहुत पहले ही, सदियों पहले ही उसके इशारे दे दिए हैं। और इस तनाजुर में ये सवाल इंतहाई अहम हो जाता है कि कायनात और ज़िंदगी की इब्तदा कब और कैसे हुई और कुरान करीम तख्लीक कायनात के बारे में क्या नज़रिया पेश करता है और क्या जदीद साइंसी तहकीकात और इस्लामी तालीमात के दरमियान वाकई कोई तजाद मौजूद है या फिर ये एक ही चीज़ के दो रुख हैं, दो जाविये हैं। बिल्कुल यही सारे सवाल हम जानेंगे आज डॉक्टर मोहम्मद सुफियान से, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। तो ये बुनियादी जो तस्वुर है इस्लाम का कायनात के वजूद से मुतल्लिक, वो वही तस्वुर है जो साइंस की तरफ से भी पेश किया जाता है या उसमें इख्तिलाफ है? और साइंस को किस तरह से सपोर्ट करता है हमारा मज़हब? हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो आज जाके साइंस में प्रूव की जा रही हैं, वो सदियों पहले कुरान हकीम के अंदर बयान कर दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच जुनैद एंड ईशल, आई एम हैप्पी टू बी हेयर। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस टॉपिक की बात की ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी नज़र में जब आप कुरान करीम को एज अ रिसर्चर पढ़ें और इसे स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला की 2 किताबें हैं। ये कुरान करीम अल्लाह की एक किताब है जिसकी सेंटेंसेस को अल्लाह ताला ने आयात कहा हुआ है और ये कायनात में जो निशानियां हैं उसे भी अल्लाह ताला ने आयात कहा हुआ है, निशानियां कहा हुआ है। आपको इन दोनों किताबों को पढ़ना होगा जैसे जिक्सा के 2 पजल पीसेस होते हैं और फिर ही पूरी तस्वीर आपके सामने आएगी। अभी अगर आप जैसे आपने बात की कुरान करीम और साइंस के दरमियान, आप जब सूरह बकरा की आयत नंबर 164 को देखते हैं जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में
और वो किश्तियाँ जो समंदरों में आपके नफ़े के लिए चलती हैं, वो पानी जो हमने आसमान से नाजिल किया और उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, और वो तमाम चरिंद परिंद जो इस ज़मीन पर हैं, और ये हवाएं और ये बादल, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। ये एक आयत, अगर मैं इसकी साइंटिफिक तफसीर बयान करना शुरू कर दूं तो शायद हम 10 दिन यहाँ बैठे रहें और सिर्फ इस एक आयत की तफसीर को ना समझ सके। इतना वसी है कुरान करीम इस कायनात को समझने के बारे में, और आप सिर्फ इस आयत को अगर देख लें तो कितना वसी है। अल्लामा इकबाल ने इसे अपने शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में कलम बंद किया है। वो कहते हैं कि खोलाक ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, है तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुम्बत अफलाक ये खामोश फिजाएं, ये कोह ये दरिया ये समंदर ये हवाएं। यानी इन तमाम चीज़ों पर हमें सोचना है, इसे हमें समझना है। ये आसमान और ज़मीन जो है ये बिना मकसद के पैदा नहीं हुए। पश्तो के एक बड़े मशहूर शायर हैं, वो कहते हैं कि गनी खान बाबा कि संग उमनम ताजोड़ का द आसमान उज़म का देला च ख़याम मरजोर के द तवाफुन द काबेला। इसका सिंपल मतलब ये है कि आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं किए। इसे हमें समझना है, इस पर गौर करना है, इसे फिक्र करना है। और इस पर जितना गौर व फिक्र करते हैं हम डूबते चले जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सुफियान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जदीद साइंस के जो बिग बैंग नज़रिया है, तालीमात उसके हवाले से क्या कहती हैं? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साइंस और कुरानी तालीमात में बहुत डिफरेंस मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा कि साइंसदान भी, बड़े बड़े साइंसदान भी अब ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि साइंस जो कहती है या जो आज साइंस मान रही है, कुरान मजीद में उसका जिक्र बहुत पहले कर दिया गया है, और साइंस तो बस उस तक पहुंच रही है। अब कुरान मजीद ने तो पहले ही बता दिया, तो इस बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने ईशल। देखें, मैक्स प्लैंक जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, क्वांटम थ्योरी के फाउंडर हैं। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। वो कहते हैं कि फॉर अ बिलीवर द गॉड इज़ एट द बिगेनिंग, कि एक मानने वाले के लिए जो क्रिएटर है, जो खुदा है, वो बिगेनिंग में है, स्टार्ट में है। एंड देन ही सेज फॉर अ फिजिसिस्ट द गॉड इज़ एट द एंड ऑफ एवरी कंसिडरेशन। एक फिजिसिस्ट के लिए, एक साइंसदान के लिए खुदा हर चीज़ के इंतहा पे है। जब आप पहुंचते हैं तो आपको ये मानना पड़ता है कि कोई क्रिएटर है जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है। तो मेरे ख्याल में, जैसे आपने कहा, ये तजाद में नहीं है। साइंस इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ स्टडी जिसके ज़रिए से आप अल्लाह की दूसरी किताब इस कायनात को समझते हैं। और जैसे आपने बिग बैंग की बात की, आप हैरान रह जाएंगे जान के कि जब हम सूरह अंबिया को पढ़ते हैं और उसकी आयत नंबर 30 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अल्लाह ताला बहुत क्लियरली बयान करते हैं, और 4 आयतों का ऐसा सिलसिला है कि जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता। उसमें इतना परफेक्टली इस कायनात के स्टार्ट को, इस बिगेनिंग को बयान किया गया है 1400 साल पहले, कि जैसे हम देखें तो हैरान रह जाते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा उसे पढ़ा तो मैं सच बयान करता हूँ कि ऐसे कहें जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान पे। वो आयत कहती है कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा वजालना मिनल माए कुल्ल शै हय्यन। क्या देखते नहीं है ये काफिर कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे और हमने इसे जुदा कर दिया, और पानी से पैदा किया हमने हर जिंदा चीज़ को। सिर्फ इस एक आयत को देखें कि जो बिगेनिंग साइंस जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रिसर्च स्पेंड करने के बाद और सदियों की रिसर्च के बाद इस पे पहुंची है कि हाँ, इस कायनात की एक बिगेनिंग है जिसे कुरान करीम ने बयान किया, और वो बिगेनिंग है बिग बैंग से, कि सब कुछ मिला हुआ था और फिर जुदा हुआ। वो एक आयत में सिमेट दिया। और फिर साइंस ये भी कहती है, मेडिकल साइंस, कि जिंदा चीज़ की बुनियाद, नासा कहती है, फॉलो द वाटर, पानी है। तो एक ही आयत में जिंदगी का ओरिजिन भी और कायनात का ओरिजिन भी एक ही। ये फसाहत और बलागत की इंतहा है। और सिर्फ ये नहीं ईशल, आप इस आयत से आगे जाएं तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वजालना मिनल अर्द रवासिया, हमने इस ज़मीन में रवासिया डाल दिए। आप जब थोड़ा सा साइंस को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि बिग बैंग के बाद सबसे पहली फोर्स जो वजूद में आई वो ग्रेविटी है। और नेक्स्ट आयत में जो है वो कुरान करीम डायरेक्ट जो है वो रवासिया की बात करता है, ग्रेविटी की बात करता है। और थर्ड आयत उसके बाद सकफ़म महफूजा की बात करता है। सकफ़म महफूजा एक महफूज छत की। जुनैद और ईशल, आपको ये पता होगा कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर मैग्नेटोस्फेयर है, मैग्नेटोस्फेयर के ऊपर हीलियोस्फेयर है, और उससे ऊपर हम एक लोकल बबल में है। यानी हमारे ऊपर महफूज छतों की एक पूरी लेयर्स हैं
जिसे कुरान करीम ने पहली आयत में बिग बैंग, दूसरी आयत में ग्रेविटी, तीसरी आयत में महफूज छतें और फोर्थ आयत में कुल्लू फी फलकी यसबहून, ऑर्बिटल मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिटल मोशन को इतना खूबसूरती से बयान किया कि उसमें पैलेंड्रम भी बनता है और ये भी बताता है कि ये तमाम अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल वेव्स का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि ये तमाम प्लैनेट्स ऐसे हैं जैसे पानी में तैर रहे हो, और कुरान करीम ने एग्जैक्ट वही वर्ड यसबहून उसके लिए इस्तेमाल किया। तो ये इंतहा है एक दूसरे के बाद। अगर कोई कहता है कि कोइंसिडेंस है तो एक आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, चौथी आयत, एक दूसरे के बाद 4 आयतें मुसलसल इस कायनात की तख्लीक को इंतहाई खूबसूरती से बयान कर रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर अब मामला कुछ ऐसा हो जाए कि साइंसी नज़रिया कुरानी फ़हम से मुख्तलिफ नज़र आ रहा हो, तो एक मुसलमान को फिर इस मौके पर क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? देखें जुनैद, हम लोग साइंस को अक्सर इस्लाम के मत मुकाबिल समझने लग जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। साइंस क्या है, पहले हम इसको समझ लें तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। साइंस इज जस्ट अ मेथड ऑफ स्टडी। कौन सी मेथड ऑफ स्टडी है वो? क्या आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, टेस्टिंग करनी है, एक्सपेरिमेंटेशन करनी है इन एन अनबाइस्ड वे। क्या आप अनबाइस्ड हो? ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन। अब स्टडी मैं कर रहा हूं, सुफियान कर रहा है, तो सुफियान से गलती हो सकती है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, उसमें गलती नहीं हो सकती। तो मैं एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन करूं, शायद ठीक ना है, दूसरी दफ़ा करूं, वो वक्त के साथ बेहतर हो जाती है। तो साइंस इज जस्ट अ मेथड ऑफ स्टडी, और वो वही मेथड है जो हमें कुरान करीम कहता है। आपको पता है कुरान करीम हमें क्या कहता है? अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिकत, क्या तुमने इस ऊंट को देखा है हमने कैसे बनाया? ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करें इसे कि कैसे बनाया। दूसरा जो साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो अनबाइस, कि वो बाइस ना हो। तो आपको मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। ये अकल लफ्ज़ जो है कुरान करीम जब बार बार कहता है अफला याकिलून, अफला ताकिलून, आपको इस अकल लफ्ज़ का मतलब पता है ईशल? इसका मतलब है कि जब आप अपने अरबिक में एकाल से निकला है, जब ऊंट का पैर रस्सी से बांधा जाता था या औरत जब अपने बाल बांधती थी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बांधने से मतलब क्या है। जब आप अपने तमाम इमोशंस को बांध देते हैं, हसद को, बाइसनेस को, हर चीज को बांध देते हैं और प्योर इंटेलेक्ट से, अपनी सेंसेस से प्योर, बगैर किसी इमोशंस के चीजों को समझते हैं, तो उसे अकल कहते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फरहान साहब, उन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा और इंप्रूव किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब जोड़ना भी है, कनेक्टिंग डॉट्स। कुरान करीम में आपको निशानियां दी गई हैं, कायनात में आपको निशानियां दी गई हैं, आप दोनों को मिलाते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर होती है और आप अपने खालिक को पहचान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर के नौजवान नस्ल को दीन और साइंस के ताल्लुक को किस तरह से मुतवाज़न अंदाज में समझाया जा सकता है, उन्हें दीन के करीब लाया जा सकता है? ये आजकल का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग दो चीज़ों को, एक एक्वायर्ड नॉलेज है ईशल, जिसे हम अपनी तगोदो से हासिल करते हैं अपने सेंसेस से, और एक रिवील्ड नॉलेज है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है। हमें इस दोनों नॉलेज को एक साथ लेके चलना है। आजकल अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यूथ है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो चुकी है। एक, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में रिवील्ड नॉलेज को नहीं समझते और एक्वायर्ड नॉलेज हासिल कर रहे हैं, और मदरसों में हम लोग रिवील्ड नॉलेज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं पर एक्वायर्ड नॉलेज से दूर हैं। ये एक गैप बन गया है। इस गैप को हमें फिल करना है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने हैं जहां पे एक्वायर्ड नॉलेज यानी साइंटिफिक नॉलेज को भी समझा जाए, और रिवील्ड नॉलेज यानी अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सुन्नत और बताए हुए रास्ते के मुताबिक भी हमें समझना है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखिए, ये साइंस जो है ना, जैसे जुनैद साहब ने स्टार्ट में बात की कि क्या ये तजाद में है, मैं आपको बड़ी एक बात बताता हूँ, वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। देखें, साइंस जो है, मैं कहता हूं कि ये साइंस हमारी मीरास है जिसे हमने छोड़ दिया है। मैं अक्सर जब ये वीडियोस बनाता हूं तो कुछ लोग जो स्केप्टिक होते हैं या एग्नोस्टिक होते हैं वो नीचे कमेंट करते हैं कि ये जो साइंस जो भी चीज़ ढूंढती है, आप कहते हैं कि ये हम लोगों ने कुरान करीम में मौजूद है और ये फिर आप लोगों ने क्यों नहीं ढूंढा। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने इब्ने हाशिम को नहीं पढ़ा, आपने इब्ने सीना को नहीं पढ़ा, जिनकी किताब 850 साल तक यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई गई। देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म
सहाबा कराम को मिला। हमारे सहाबा कराम और हमारी जो आज की साइंस है, इन दोनों के मिलाप से ही हम अपने जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है, उनको समझा सकते हैं कि साइंस और कुरानी तालीमात एक ही हैं और उसके दो रुख हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान साहब मौजूद थे, स्कॉलर और प्रोफेसर हैं, स्वाबी यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।